नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम समझ रहे थे विश्व के भूगोल को, और विश्व के भूगोल में हमने महाद्वीपों और महासागर का अध्ययन किया था। और महाद्वीपों में अपन ने स्टार्ट किया था नॉर्थ अमेरिका को, या फिर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने बात की थी, और इस वीडियो में अपन और भी चीज़ें देखेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो ये उत्तरी अमेरिका का एक नक्शा है जिसमें हमने इसके जो भी यहाँ के क्षेत्र है, जैसे मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड, इन भागों को यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर है बेरिंग सागर, ऊपर वाला ब्यूफोर्ड सागर, ये खाड़ी प्रदेश है। इस खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिको की जो खाड़ी है, खाड़ी का क्या मतलब समझा था हमने कि ऐसा पानी का क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीनों तरफ से धरती के टुकड़े से गिरा हुआ हो, उसे खाड़ी बोलते हैं। तो ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको मैक्सिको की खाड़ी नाम दिया गया। उसी तरह यहाँ पर एक और खाड़ी क्षेत्र है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। हमने बात की थी किन किन चीज़ों की? हमने बात की थी पर्वतों की, और पर्वतों में हमने देखा था अलास्का पर्वत, जो यहाँ पर पाया जाता है अलास्का राज्य में। और ये जो अलास्का राज्य है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। अलास्का राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। और अलास्का राज्य में एक श्रेणी है अलास्का श्रेणी, और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले चोटी। और मैकिनले ही पूरे उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले। उसके बाद हमने बात करी थी रॉकी पर्वत श्रेणी की, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है रॉकी पर्वत, और वर्ल्ड में, संसार में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहले नंबर पे एंडीज है, दूसरे पे रॉकी, तीसरे पे हिमालय, और चौथे नंबर पे आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हिमालय एशिया में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उसके बाद एक और पर्वत श्रेणी सियरा नेवेदा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है विटिनी। सियरा नेवेदा पर्वत जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कैलिफोर्निया की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, तो वहाँ पर सियरा नेवेदा पर्वत है। ये खंड पर्वत है, एक खंड पर्वत, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में एक और श्रेणी थी जिसका नाम था अपलेशियन पर्वत श्रेणी, उसकी भी हमने बात करी थी। ये वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत। रॉकी पर्वत की बात करें तो नवीन वलित पर्वत। नवीन और प्राचीन, इनके जो निर्माण का जो काल है, उस हिसाब से कहा गया। अपलेशियन पर्वत का निर्माण पहले हुआ था, काफ़ी पहले, इसलिए इसको प्राचीन श्रेणी में रखा है, जबकि रॉकी पर्वत नवीन है। और वलित का क्या मतलब होता है कि जब भी दो प्लेटें टकराती है तो एक वलय का फॉर्मेशन होता है बीच में। दो प्लेटें जब आसपास आके टकराती है तो बीच में जो है, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसी को नवीन वलित पर्वत का नाम देते हैं। उसके बाद बात करी थी हमने पठारों की। हमने ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार दोनों की बात की थी। और नदियों में हमने समझा था यूकान नदी, जो कि अलास्का राज्य में बहती है, और मैकिंजी नदी जो कि कनाडा में बहती है और ब्यूफोर्ड सागर में जाके गिरती है। रियो ग्रांडे नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको का सीमा का निर्धारण करती है। और हडसन नदी जिसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ था। मिसिसिपी, मिशोरी और टेनेसी नदी। मिसिसिपी नदी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे जो लंबी नदी है मिसिसिपी नदी है, और इसकी दो सहायक नदियाँ मिशोरी और टेनेसी नदी, तो इनकी भी बात हमने की थी। और ये तीनों नदियाँ कहाँ पर है, अपना जल कहाँ पे लेके आती है? मैक्सिको की खाड़ी में लेके आती है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं, इसमें जो पहली झील है उसका नाम है ग्रेट बेयर झील। ग्रेट बेयर झील, और ग्रेट बेयर झील और ग्रेट स्लेव झील, ये दोनों ही किस्में हैं कनाडा में। कनाडा में स्थित है ग्रेट बेयर झील और ग्रेट स्लेव झील। उसके बाद तीसरी झील है अथावास्का झील। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करेंगे महान झीलों की।
महान झीलों का क्या मतलब है कि ये यहाँ पर महान झीलों में 5 झीलें हैं और पांचों झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। इधर कनाडा वाला क्षेत्र है और इधर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पर मैक्सिको आ जाता है। तो यूएसए और कनाडा की जो सीमा क्षेत्र पर जो झीलें हैं वो है महान झीलें और यहाँ पर 5 झीलें पाई जाती हैं। उन पांचों का नाम है सुपीरियर, फिर ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। फिर से मैं नाम दोहराता हूँ, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। तो इनमें जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील की बात करें तो ये पूरे संसार में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, सुपीरियर झील। उसके बाद सुपीरियर के बाद जो झील है वह है ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। तो इसमें सबसे बड़ी झील होगी सुपीरियर, फिर उससे छोटी ह्यूरोन हो गई, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो झील। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से यूएसए में है। मिशिगन झील जो है ये पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी जो चारों झीलें हैं, वैसे इन पांचों को ही इसकी सीमा पर माना जाता है, पर बाकी जो और झीलें हैं वो दोनों जगह पर फैली हुई है। जैसे ये हो गई सुपीरियर, ह्यूरोन, ये हो गई इरी और ये होगी ओंटारियो। और इरी और ओंटारियो झील के बीच में एक जलप्रपात है जिसको अपन बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात, जो कि संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किस किस के बीच में? इरी और ओंटारियो झील के बीच में। तो ये 5 झीलें हैं जिनको महान झीलें, इनका नाम याद रखना है, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। तो इस तरह से कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, SHMEO। इसमें सबसे बड़ी है सुपीरियर झील जो कि संसार में भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और बात करें तो इरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है संसार का। उसके बाद बात करेंगे अगली झील की, ग्रेट स्लेव लेक। जो ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट स्लेव लेक तो कनाडा में, वो तो होगी ग्रेट सॉल्ट लेक। और ग्रेट सॉल्ट लेक की बात करें तो ये लवणीय झील है, लवणीय झील है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? ग्रेट सॉल्ट लेक। और ग्रेट बेयर लेक की बात करी हमने तो ये कौन से राज्य में है? कनाडा में। और कनाडा की बात करें तो ये ग्रेट बेयर झील के साथ साथ इसके साथ ग्रेट स्लेव लेक भी है। और ग्रेट स्लेव लेक से ही हमने देखा था कि मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। तो ग्रेट स्लेव लेक ये भी किस में है? कनाडा में स्थित है। उसके बाद एक और झील थी कनाडा में, अथावास्का झील, और ये भी मीठे पानी की झील है। और इस झील के किनारे एक शहर है यहाँ पर, उस शहर का नाम है यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम और सोने के काफ़ी भंडार मिलते हैं। और ये कौन सी झील के किनारे है? अथावास्का झील के किनारे। और इसके झील के किनारे पेट्रोलियम भी पाया जाता है, तो पर महत्वपूर्ण यूरेनियम सिटी के नाम से विख्यात है अथावास्का झील के किनारे। ग्रेट सॉल्ट लेक की बात हमने कर ली कि ये सबसे बड़ी लवणीय झील है। लवणीय झील मतलब खारी पानी की झील। और उसके बाद आकार के आधार पर अपन ने महान झीलों को बांटा, तो सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर ह्यूरोन, फिर मिशिगन, इरी और ओंटारियो। और इरी और ओंटारियो झील के मध्य जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा में अंतर है। सबसे बड़ा तो नियाग्रा जलप्रपात है, पर सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है, जो कि हम दक्षिणी अमेरिका में पढ़ेंगे। और भी बात करें तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है।
तो और भी महत्वपूर्ण बिंदु है इनके कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है। अगर अपन संसार के नक्शे की बात करें तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने बना दिया उत्तरी अमेरिका, नीचे ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर हो गया अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप और ये एशिया वाला क्षेत्र, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका, ठीक है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर। इस तरह से ये संसार का नक्शा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है, बीच से भूमध्य रेखा निकल रही है, और फिर नीचे मकर रेखा। तो जो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पे पड़ती है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। बीच वाला क्षेत्र ये उष्ण कटिबंध होता है। और उसके ऊपर जाते हैं तो इधर क्या है, इधर अपन ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, और ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ठंड होती है, और ठंड जब होती है तो उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए जो उत्तरी अमेरिका का ज़्यादातर भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय की कैटेगरी में है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे जो घास के मैदान है, इसलिए उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेरीज। तो प्रेरीज कौन से महाद्वीप में कहा जाता है घास के मैदानों को, तो नॉर्थ अमेरिका। और ईरी और ओंटारियो झील के मध्य जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है, वाटरफॉल। मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर जो 5 झीलें हैं, मिशिगन, ह्यूरोन, ओंटारियो, ईरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये 5 झीलें जो है उनमें मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 2 मरुस्थल महत्वपूर्ण है, एक तो मोजावे मरुस्थल, एक सोनोरन। तो मोजावे मरुस्थल जो है ये यूएसए और मैक्सिको में है, यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है मोजावे मरुस्थल, और मैक्सिको में है सोनोरन मरुस्थल। उसके बाद फॉल लाइन टाउन क्या होते हैं कि अगर अपन उत्तरी अमेरिका का मैं एक नक्शा ड्रॉ करूं तो ये अलास्का श्रेणी हो गया, ये हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये 7 देश हो गए, और ये मैक्सिको की खाड़ी, और इस तरह का कुछ क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका का, और यहाँ पर है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये जब यूएसए ये ऊपर वाला कनाडा हो गया, ये अलास्का, ये हो गया यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैक्सिको हो गया यहाँ तक, और यहाँ पे 7 देश आ जाते हैं जिनकी हमने बात की थी, बेलिस, होंडुरास, निकारागुआ वगैरह। तो अब यहाँ पर यूएसए के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर क्या है, कुछ सिटीज़ है यूएसए की, कुछ राज्य हैं इसके। तो यहाँ पर है इस जगह पर, तो ऐसा लगता है कि गिरते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फॉल लाइन टाउन, मतलब ऐसा लगता है कि ये गिर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है, एक तो बोस्टन जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, बोस्टन शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र के लिए फेमस है। दूसरा है न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी है। एक है फिलाडेल्फिया, ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। एक है बाल्टीमोर, और एक है वाशिंगटन डीसी जो प्रशासनिक राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसको डीसी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उनको मिला के पूरे को वाशिंगटन डीसी कहा जाता है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, उनकी बात हमने करी थी। तो ये बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी, ये सब क्या है, फॉल लाइन टाउन कहलाते हैं। फॉल लाइन टाउन का ग्रुप है। ये ऐसा लगता है कि गिर रहे हैं, इसलिए इनको फॉल का मतलब गिरना, तो फॉल लाइन टाउन इसलिए इनको कहा जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हमने बात करी, यहाँ के मरुस्थल हमने देखे नॉर्थ अमेरिका के। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट होता है अपना एक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। आगे और देखिए तो अपन बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की, और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की अपन बात करें तो मैं फिर से एक बार रफली मैप बनाता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे यहाँ दक्षिण अमेरिका आ जाता है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, इधर यूरोप, ये प्रायद्वीपीय भारत जिसको पे एशिया का नाम देते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और नीचे अंटार्कटिका। तो
यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका। इन दोनों के बीच में पनामा जल संधि है, यहाँ पर पनामा जल संधि। और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में यहाँ पर मैगलीन जल संधि है, मैगलीन जल संधि। ठीक है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। तो हम बात करेंगे हम दक्षिणी अमेरिका की। और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है पनामा जल संधि है। कौन सी जल संधि? पनामा जल संधि। किस किस के बीच? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच पनामा जल संधि। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जो जल संधि है उसको बोलते हैं मैगलीन जल संधि। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी जल संधि किस किस के महाद्वीप के बीच में। तो पनामा जल संधि है यहाँ पर और नीचे मैगलीन जल संधि। अब इसके कुछ देशों की बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक तो ये ब्राज़ील है जो सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। इसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर 22 अप्रैल 1992 को यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1992। इसीलिए 22 अप्रैल को अपन पृथ्वी दिवस के रूप में याद रखते हैं, पृथ्वी दिवस। तो रियो डी जेनेरियो में 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में है। उसके बाद बात करें यहाँ पर और कौन कौन से देश हैं, तो ये है फ्रेंच गुआना, और ये है सूरीनाम, ये है गुआना, सूरीनाम, ये गुआना। ये तो फ्रेंच गुआना था, फिर सूरीनाम, फिर गुआना। और यहाँ पे ये वेनेजुएला, ये कोलंबिया है, कोलंबिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वेडोर, फिर पेरू, फिर ये बोलीविया, ये है उरुग्वे, और ये है पैराग्वे, और ये है अर्जेंटीना, और ये है चिली। तो इस तरह से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 देश हैं यहाँ। टोटल कितने देश हैं? 13 देश। 13 देश में बात करें तो सारे तटीय देश है, बाकी ओनली बोलीविया और पैराग्वे दोनों ये स्थलाबद्ध देश हैं। एक तो ये बोलीविया हो गया, एक पैराग्वे हो गया। बाकी सब देखेंगे तो ये सब तट, इन सब का तट है समुद्र के साथ। तो इसमें से 11 तो तटीय देश है और 2 क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्रीज या फिर स्थलाबद्ध देश। वो 2 कौन कौन से है? एक तो बोलीविया और एक है पैराग्वे। तो ये पॉलिटिकल मैप हो गया एक अपना दक्षिण अमेरिका का, जिसमें हमने बात की 13 देशों की। और 13 देशों के साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्राज़ील के क्या है, कॉफ़ी के लिए फेमस है ये ब्राज़ील। अर्जेंटीना और चिली, यहाँ पर चिली में मरुस्थल है, अर्जेंटीना में, उनकी भी बात हम करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका का ये पॉलिटिकल मैप अपने देखा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है और यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे मैदान हैं। अगर यहाँ पे मैदानों की बात करें दक्षिण अमेरिका में, तो जैसे अपन बात करते हैं मैदानों की, यहाँ के प्रमुख मैदान, तो यहाँ पे 2 तरह के मैदान पाए जाते हैं। एक तो घास के मैदान हो गए, घास के मैदान, और दूसरे कॉफ़ी के मैदान,
कॉफ़ी के मैदान या फिर बागान कह सकते हैं, मैदान कहना गलत होगा कॉफ़ी को। तो घास के जो मैदान हैं या फिर घास के जो यहाँ पर क्षेत्र हैं उनमें भी अपन 3-4 जो महत्वपूर्ण है, एक तो लानोस हो गया, एक हो गया कंपास, एक हो गया पंपास और एक और होता है ग्रान चाको। लानोस, कंपास, पंपास, ग्रान चाको, ये घास के मैदान है। कहाँ पर पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। जो लानोस घास के मैदान है ये पाए जाते हैं कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। कंपास की बात करें तो ये ब्राज़ील में है। कंपास ब्राज़ील, ये वाला जो क्षेत्र है ब्राज़ील। और पंपास अर्जेंटीना। और ग्रान चाको की बात करें तो ये अर्जेंटीना और पैराग्वे, दोनों देशों में पाया जाता है। तो लानोस घास के मैदानों को लानोस कोलंबिया में कहा जाता है, कंपास ब्राज़ील, पंपास अर्जेंटीना और ग्रान चाको अर्जेंटीना और पैराग्वे। और यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों की बात करें तो फेजेंडा कहा जाता है इनको, फेजेंडा। और ये मुख्यतः पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए इतना फेमस है कि जो संसार की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन ये होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील कैसे लिखते हैं ब्राज़ील? एक सेकेंड। ब्राज़ील में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में तो वर्ल्ड में हमने बात करी, और भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक। तो ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। और ब्राज़ील के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर कॉफ़ी के बागान काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। घास के मैदानों का नाम ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कंपास और एक है पंपास। पंपास अर्जेंटीना और कंपास ब्राज़ील, इन दोनों को काफ़ी ध्यान रखना है। और यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। उसके बाद कुछ पठारों की बात करते हैं। पठार, तो यहाँ पर 2 पठार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो गिनी का पठार और एक है ब्राज़ील का पठार। जो गिनी का पठार है ये 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से तीनों देश? ये तीनों देश। कौन कौन से तीनों देश? हम बात कर रहे हैं किसके? गिनी के पठार की। तो इन तीनों देशों में ये पठार फैला हुआ है जिसका नाम है गिनी का पठार। कौन कौन से देश हो गए? एक तो गुयाना हो गया, ये गुयाना। ये हो गया सूरीनाम और ये हो गया फ्रेंच गुयाना। तीनों देशों में एक पठार है गिनी का पठार। और ब्राज़ील में है ब्राज़ील का पठार, ये ब्राज़ील का पठार, ठीक है। और बात करें दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़े पठार की तो वह बोलीविया का पठार। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पठार है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार, तो उसका नाम क्या आता है? बोलीविया का पठार। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा? यहाँ के घास के मैदानों को देख लिया, यहाँ के पठारों को देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। तो वो हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं कि यहाँ की एक नदी है ओरिनिको नदी। क्या नाम आता है? ओरिनिको नदी। और ओरिनिको नदी मुख्यतः वेनेजुएला में बहती है,
वेनेजुएला। कौन सी नदी है? ओरिनिको नदी। और इस ओरिनिको नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है इसकी, क्या नाम आता है सहायक नदी का? केरू नदी। इसकी जो सहायक नदी, सहायक नदी क्या नाम है? केरू या फिर कारोनी नदी। और इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जल प्रपात। लगभग 979 मीटर का है एंजिल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात की खास बात क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। कौन सी? केरू या फिर कारोनी नदी पर है, और जो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। ठीक है सर। और महत्वपूर्ण बात क्या है? दक्षिणी अमेरिका में एक यहाँ की झील है जिसका नाम आता है टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील। कौन सी है? टीटीकाका झील। कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इस तरह से यहाँ पर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। और बात करें तो एक ज्वालामुखी की बात करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम आता है ओजस डेल सलाडो। बहुत अजीब सा नाम है, ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की अपन बात कर रहे हैं, जो कहाँ है? ये भी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और दक्षिण अमेरिका की और बातें करें तो ये एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अपन ने नक्शा बना दिया। इस तरह से ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकगुआ। एकांकगुआ सबसे ऊंची चोटी। और एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या फिर श्रेणी है पूरे संसार में, लगभग 7000 किलोमीटर की, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी कि वह संसार में सबसे लंबी आती है एंडीज, फिर आती है रॉकी, फिर हिमालय, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकगुआ। और दक्षिण अमेरिका में कुछ मरुस्थल भी पाए जाते हैं, मरुस्थल। उनमें दो मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अटाकामा मरुस्थल, और दूसरे का नाम आता है पेटागोनिया का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल। हम क्या बात कर रहे हैं? पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। पर्वत श्रृंखला में हमने देखा एंडीज पर्वत श्रृंखला को, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। और एकांकगुआ चोटी को समझने के बाद हमने बात करी मरुस्थल की, जो कि हम दो मरुस्थलों को समझेंगे, एक तो अटाकामा, एक पेटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो अगर बात आ जाए विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल की, तो वो है अटाकामा मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है?
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और देश की बात करें तो वह है चिली। चिली देश में विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कहाँ पर है? चिली देश में है, अटाकामा मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल की बात करें तो पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना में इस मरुस्थल को बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। तो पेटागोनिया का मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है? चिली में है। और चिली कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और अटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अकीरा। क्या नाम है? अकीरा। और जो अकीरा स्थान है ये पूरे विश्व में सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे शुष्क जो स्थान माना जाता है वो है अकीरा का स्थान। तो इस तरह से अपन ने बहुत सारी चीज़ों की बात करी। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नदी की भी महत्वपूर्ण है जिसका नाम आता है, इस एंडीज से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। और अमेजन नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अमेजन नदी के आसपास का जो बेसिन वाला क्षेत्र है यहाँ पर अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, जिनका नाम है अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पर, जिनको संसार का फेफड़ा कहा जाता है। संसार का फेफड़ा या फिर लंग्स ऑफ वर्ल्ड, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, संसार का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अमेजन वर्षा वन से बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, बहुत अच्छी शुद्ध हवा जो कि पूरे संसार को यहाँ से हवा जाती है, तो इसलिए इसको संसार का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर वन है। कौन से बेसिन में? अमेजन नदी के बेसिन क्षेत्र में। और अमेजन नदी की बात हम कर रहे हैं तो साथ में अमेजन वर्षा वन जो यहाँ पर पाए जाते हैं इनको सेल्वास कहा जाता है ब्राज़ील में। अमेजन वर्षा वन जो है इनको सेल्वास कहाँ पर कहा जाता है? ब्राज़ील में सेल्वास कहा जाता है क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ब्राज़ील वाला क्षेत्र, वहीं पर ये अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी कहाँ कहाँ पे बह रही है? ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, पैराग्वे और उरुग्वे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, पेरू से होकर ये आती है, पेरू से होकर ये आती है और ब्राज़ील वाले क्षेत्र में बहती है अमेजन नदी। और अगर ये अमेजन नदी में अपन ने अमेजन वर्षा वन की बात करी जिनको संसार का फेफड़ा कहा जाता है या फिर पृथ्वी का फेफड़ा कह दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी, अमेजन नदी, अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल। और भी बात करें तो ओरिनिको नदी जिसके सहायक केरू या कारोनी जहाँ पे एंजल जलप्रपात है। टिटिकाका झील की बात करी जो विश्व की सबसे ऊंची झील है और विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी ओसिस डेल सलाडो की भी हमने बात करी। और भी यहाँ पर है ज्वालामुखी जैसे कोटोपेक्सी है, चिम्बेरेंजी है, पर महत्वपूर्ण वो इतने नहीं हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। और सबसे बड़ा देश की बात करें तो ब्राज़ील। टोटल 13 देश हैं और टोटल 13 देशों में 11 तो तटीय देश हैं जबकि 2 देश हैं लैंडलॉक, जो है एक तो बोलीविया और यहाँ पर है पैराग्वे। तो इस तरह से ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भी अपन ने बात करी। आगे की वीडियो में और भी महाद्वीपों की अपन बात करेंगे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि भाई आगे कौन सी वीडियो अपन डाल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो धन्यवाद साथियों।